एक एक्टिविटी करने लगे और इस एक्टिविटी का बेसिकली ताल्लुक जो है वो हमारे P6 से है। ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, ATP वाला जो पोर्शन है, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, उसके साथ हमारा इस इन्वेस्टिगेशन और इस एक्टिविटी का उससे ताल्लुक है। इसमें आप लोगों ने मेरे साथ जो है वो पार्टिसिपेट करना है और इसको हम जो है वो लेकर चलेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इवन P2 और P1 में भी मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि ये सिर्फ इसका ताल्लुक P6 से नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है, इसके लिए पूरा ऑपरेटर्स वगैरह है, तो इसलिए मैं इसको P6 से रिलेट कर रहा हूँ, वरना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बाकी दोनों पेपर्स में भी मिल जाएंगे। और कीजिएगा बेटा इस क्वेश्चन पे, इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन ये है कि हमने ऑस्मोसिस इन लिविंग सेल्स जो है वो हमने ऑस्मोसिस ऑब्जर्व करनी है लिविंग सेल्स में, और वो हम एनिमल सेल्स में नहीं कर रहे। एनिमल सेल्स में हम क्यों नहीं कर रहे? कोई बताएगा एनिमल सेल्स में हम क्यों नहीं कर सकते ऑस्मोसिस? एनिमल सेल में हमने क्यों नहीं किया ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट, वहां क्यों नहीं कर रहे? बेटा उसकी वजह ये है बेसिकली सर कि बताऊं, सर बताऊं। सॉरी सॉरी सॉरी। सर मैं बता दूं। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर हम एनिमल सेल में नहीं कर रहे, प्लांट सेल में कर रहे हैं, क्योंकि सर वो प्लांट सेल का बेसिक फंक्शन ही वाटर लेना होता है। इसको मोर पर्टिकुलरली अगर हम ये कहें ना, तो आपको ये पता है कि प्लांट सेल्स में अगर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है ना, अगर वाटर की स्टोरेज और वाटर पोटेंशियल प्लांट सेल में ज़्यादा हो जाता है, तो प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता। ठीक है, डज नॉट बर्स्ट। तो हम ये बड़ी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बड़ी आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर हम प्लांट सेल में ये एक्टिविटी करें तो हमें बहुत क्लियर डिफरेंस नज़र आ सकता है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ किया, एक बहुत मज़े की मिसाल आपको देता हूँ, उससे आपको और अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो आमतौर पे हमारे वुडन प्रोडक्ट्स होते हैं घरों पे, हमारी कुर्सियाँ होती हैं, टेबल्स होती हैं, ठीक है, अलमारियाँ वगैरह होती हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, लिविंग सेल नहीं होते। लेकिन इन पे अगर आप पानी ड्रॉप कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वुड के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आता है? यस सर। सर वो फैलने लगता है, फूलने लगता है। यस, वो स्वेल हो जाता है, वो फूल जाती है लकड़ी। वो लकड़ी स्वेल क्यों होती है? उसकी वजह ये है कि वहां पर पानी स्टोर हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर किसी प्लांट ऑब्जेक्ट में वाटर स्टोर हो जाता है तो वो बर्स्ट नहीं होता, वो सेल खत्म नहीं होता, बल्कि वो सेल आपको ये शो करवाता है, आपको बकायदा पता लग सकता है कि जो सेल है वो स्वेल कर गया। फॉर एग्जांपल एक मिसाल आपको देता हूँ, अब आपने बहुत गौर से सारी कंडीशंस को देखना है, ठीक है, जो मैं अब आपको बताने लगा हूं। बेटा हमने तीन जो हैं वो इक्वल साइज की पोटैटो स्ट्रिप्स लेनी है, फ्रेंच फ्राइज, लेकिन पकाने नहीं है। ठीक है, पोटैटो स्ट्रिप्स फ्रेंच फ्राइज स्टाइल की आपने लेनी है, और बिल्कुल भी जो है आपने इनको घी में नहीं रखना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने एक सॉल्यूशन, तीन जो है वो सॉल्यूशंस बनाने हैं, तीन टेस्ट ट्यूब्स बनाने, सॉरी ये तीनों टेस्ट ट्यूब्स हैं। इन टेस्ट ट्यूब्स में पहली दो में आपने रखना है वाटर, 1 और 2। ये जो वाटर है, इसमें आपका जो सॉल्यूशन होगा उसमें सुक्रोज सॉल्यूशन, उसमें सुक्रोज मौजूद होगी। और सुक्रोज क्या है बेटा? सुक्रोज है शुगर। ठीक है, यस अब सर। आते हैं दूसरी तरफ, सेकेंड टेस्ट ट्यूब की तरफ। ए, बी और सी, हमने इनको नाम दे दिया। ठीक है, अब बी टेस्ट ट्यूब की तरफ आते हैं। बी टेस्ट ट्यूब में प्योर वाटर है, और जो सी टेस्ट ट्यूब है उसमें जस्ट एयर है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इन सॉल्यूशंस में आपने मुझे ये बताना है, नंबर वन, इनका वाटर पोटेंशियल की सिचुएशन आपने मुझे बतानी है कि किसका वाटर पोटेंशियल कंपैरेटिवली ज्यादा है, और दूसरा आपने इनको टर्म्स देनी है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की। जी, शुरू हो जाए। जी बेटा, ए को नेम दें पहले। सबसे पहले मुझे बताइए इसका नेम क्या होगा? कंपैरेटिवली हाइपरटोनिक कहेंगे या हाइपोटोनिक कहेंगे ए को? हम्म,
चुप हो गए सारे बेटा। सर जी उसके वन को, ए को। जी, ए को। सर सर इसको हाइपोटोनिक कहेंगे। अली अब्दुल्ला आप क्यों खामोश हैं बेटा आज? हाँ जी, इसको आपने कहा अकॉर्डिंग टू हमजा ये क्या है, ये हाइपोटोनिक है। सर हाइपरटोनिक, सर हाइपरटोनिक, क्योंकि सर इसके अंदर वो सुक्रोज भी है ना। अकॉर्डिंग टू हमजा जो टेस्ट ट्यूब ए है वो हाइपोटोनिक है। जी अली अब्दुल्ला। अली अब्दुल्ला मुझे लगता है क्लास ओपन करके सो गया। थर्ड वन बेटा राहिम, Yes, sir. आर यू अपडेटेड विद द कॉन्सेप्ट? आपकी क्या ओपिनियन है? ए बताएं, हाइपो है कि हाइपर है? Sir, I think hyper. आई थिंक हाइपर। अच्छा चलें, हमजा सबसे पहले आप बताएं आपने हाइपो क्यों कहा है इसको? सर हाइपोनिक का मैंने हाइपरिक है। आपने हाइपर कहा है? जी जी मुझे सर। पहले ये पहले बताते ना ताकि मैं इसको पहले मिटा मैंने देता। आपको हाइपो कहा था, फिर मैंने हाइपर सोचा, क्योंकि वो मुझे पता लग गया था ना, उसके अंदर सोल्यूट्स बहुत ज्यादा हैं सर, इसके अंदर सुक्रोज के। जी राहिम आप क्या कहते हैं? Yes, sir. सुक्रोज ज्यादा है और वाटर लेवल इतना ज्यादा नहीं लग रहा. देखिए कंपेयर जब आप करते हैं ना कंपैरिजन, तो कंपैरिजन में आप हमेशा ये देखते हैं कि किस सॉल्यूशन में क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा और कम है। डेफिनेट सी बात है कि ये जो सॉल्यूशन है आपके पास जो जिसको हमने टेस्ट ट्यूब ए का नाम दिया है, इसमें ज़रा गौर कीजिएगा कि जो सुक्रोज सॉल्यूशन है वो मौजूद है, यानी इसमें सोल्यूट मौजूद है। ठीक है, और अगर सोल्यूट है तो डेफिनेट मतलब ये है कि और इसमें जो है वो आपके पास कोई भी सोल्यूट नहीं है, तो डेफिनेटली ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ए वाला वो क्या होगा, वो हाइपरटोनिक होगा देन दिस वन। तो कंपैरेटिवली बी को क्या नेम देंगे आप? सर हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। ठीक हो गया। इसका मतलब यह है कि इसमें वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट जाहिर सी बात है ही नहीं, उन्होंने पहले ही बता दिया, हमने इसमें डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर रखा है, इसको बिल्कुल प्योरीफाई करके रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ये हाइपोटोनिक का सोल्यूट नहीं है। अब आप ऑटोमेटिकली बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द वाटर पोटेंशियल। जी बेटा, ये कंपेयर करें, किसका कम है और किसका ज़्यादा है? सर बी हैव द मोर वाटर पोटेंशियल देन ए। यस बी हैव मोर। ऑब्वियसली इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो हायर है, क्योंकि सोल्यूट है ही नहीं ना। जहाँ सोल्यूट नहीं है वहाँ वाटर पोटेंशियल हाई होगा। ठीक है, और इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो लो है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अब मुझे क्या बता दिया, अब आपने मुझे दो तीन चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मैं अब ये सारा जो है हमारे सामने ये जो स्लाइड है इसका वो करता हूँ इसके ना सारी ये, ओहो ये क्या हो गया? मेरा सॉफ्टवेयर नाराज हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसकी सारी एनोटेशंस ख़त्म करके ना, तो हम यहाँ पर अपने कुछ जो हमारी बातें यहाँ पर क्लियर है ना उनके हवाले से डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्लियर करता हूँ कि हमें ये पता है कि इस टेस्ट ट्यूब का इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बाकी जो है वो चीज़ें देखते हैं। ये सारा कुछ रिमूव करने के बाद अब ज़रा गौर कीजिएगा। नाउ बी विद मी, ओके। अच्छा जी, टेस्ट ट्यूब ए बेटा, इसमें हमने बता दिया वाटर पोटेंशियल कम है, वाटर पोटेंशियल इज लेस देन बी, और ये जो है इट इज़ हाइपरटोनिक। ऑब्वियसली अगर वाटर पोटेंशियल कम है तो ये हाइपरटोनिक होगी देन बी। बी कॉन्ट्रेरी, क्या वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है? ठीक है, और उसके अलावा उसके साथ साथ जो ये है इसकी टोनिसिटी, उस लिहाज से ये हाइपोटोनिक है। ठीक है, सी को आप फिलहाल इग्नोर कर दें।
अब आपने मुझे ये बता दिया, ये हमने कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश कर ली हैं आज, अभी इस वक्त हमने इस्टेब्लिश कर ली हैं। अब मुझे आपने ये बताना है कि अब आपने इसमें डाल दिया पोटैटो, और पोटैटो जो है उसमें सेल्स होते हैं, पोटैटो जब आप काटते हैं उसमें सेल्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो इसमें अगर सेल्स हैं और आपने इसमें पोटैटो की स्ट्रिप्स डाल दी हैं, तो व्हाट चेंज आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट चेंज आर यू एक्सपेक्टिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोटैटो स्ट्रिप? जी Sir, बेटा। it will sir increase in size and the cells will become turgid. किसमें बेटा? Sir, in sir B solution. इन बी सॉल्यूशन सेल, अच्छा जी, एक राय तो हमारे पास आ गई। ये कौन है, किसे राय दी है बेटा, जरा नाम बताइएगा। Sir Abdullah Ayub. अब्दुल्ला बेटा। एक जो हमारे पास अब्दुल्ला हैं, उन्होंने ये कहा कि बी जो है उसमें जो सेल होंगे वो टर्जिड हो जाएंगे, और टर्जिड होने की वजह से जो पोटैटो स्ट्रिप है वो क्या हो जाएगी, वो स्वेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साइज क्या होगा बेटा अब्दुल्ला? सर साइज ज्यादा नहीं चेंज होगा लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज होगा। थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बिल्कुल ठीक है। सर आगे थोड़ा सा चलते हैं फर्म हो जाएगा। जी। और अब एक कोई और बचा? जी बेटा, व्हाट डू यू थिंक? ए और बी में कंपैरिजन कर रहे हैं फिलहाल। अब आप मुझे बताइए कि पोटैटो स्ट्रिप्स ऑफ ए और बी, उसने बी बता दिया, ए का कोई एक बता दे ताकि हम आगे चलें। Sir, A will not increase, I guess, because sir, there is sucrose in the water, and the water reaction is also occurring with sucrose. So no, sir, it will be difficult for the water kinetic energy to react with potato. ओके, Potato will कोई not. डिफरेंस नहीं आएगा? No, sir. I guess थोड़ा सा आएगा sir. Increase क्या होगा. क्या डिफरेंस आएगा? Sir, difference? जैसे यहाँ टर्जिडिटी आई है सेल्स में, क्या वहां कोई फर्क आएगा पोटैटो स्ट्रिप में? No, sir. ओके, और कोई? बेटा ये बात ध्यान में रखिए कि जब ये सॉल्यूशन आपने अभी कह दिया कि ये हाइपरटोनिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोटैटो स्ट्रिप है इसके अंदर से वाटर बाहर आ सकता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन इस वक्त जिसमें आपने सुक्रोज ऐड की हुई है, ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, और ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, लिहाजा पोटैटो के सेल्स से वाटर जो है वो रिलीज होके बाहर आ सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक इन्वायरमेंट ऐसा है, लेट मी ड्रॉ इट हियर, अगर आपके पास एक इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें आपके पास जो पोटैटो स्ट्रिप है उसमें से वाटर अगर बाहर आ जाता है, तो डेफिनेट सी बात यह है कि उसके सेल क्या हो जाएंगे, उसके सेल हो जाएंगे फ्लेक्सिड, और फ्लेक्सिड की वजह से उसका साइज क्या हो जाएगा, उसका साइज रिड्यूस हो डिक्रीज। जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पोटैटो स्ट्रिप को रखेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन में जहां वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो पोटैटो स्ट्रिप वाटर ले लेगी, अब्सॉर्ब कर लेगी। लेकिन अगर आप पोटैटो स्ट्रिप को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जहां पर वाटर पोटेंशियल कम है, सोल्यूट ज्यादा है, यानी हाइपरटोनिक है, तो जो पोटैटो स्ट्रिप होगी वो वाटर लूज करेगी, और जब पोटैटो स्ट्रिप वाटर लूज करेगी तो वो साइज में रिड्यूस हो जाएगी, वो जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब ये सारी वो इन्वेस्टिगेशन है जो मैं अभी आपको यहाँ ऊपर करवा रहा हूँ, ये सारी वो एक्टिविटी है। अब गौर कीजिए, जब आपने चेंज निकालना होता है ना, इनिशियल चेंज, आपने ये जो चेंज निकालना होता है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको कल वर्कशीट अपलोड की है, आपकी जो असाइनमेंट अपलोड हुई है, उसमें इस फॉर्मूले का एक दो जगह पर यूज आ रहा है, समझ लीजिएगा। आपने परसेंटेज चेंज निकालना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं गालबन P1 में भी देख रहा था पिछले दिनों। आपने परसेंटेज चेंज निकालना होता है। परसेंटेज चेंज क्या होता है कि सबसे पहले चेंज इन मैस और स्टार्टिंग मैस। स्टार्टिंग मैस क्या था, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग मैस था, मैं पोटैटो स्ट्रिप ए की बात कर लेता हूँ, स्टार्टिंग मैस था 5 सेंटीमीटर, और जब आपने उसको 24 घंटे 24 आवर्स जो है वो आपने उसको रख दिया, फॉर एग्जांपल लीव द, हाँ
लीव द पीसेस इन ट्यूब्स फॉर 1 आवर। ओके, 1 घंटे बाद क्या हुआ कि उसका साइज हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा होगा? ये स्टार्टिंग मैस होगा और ये आफ्टर 1 आवर होगा। ठीक है, जैसे बिफोर और आफ्टर करते हैं ना हम। तो स्टार्टिंग मैस आप यहां लिखेंगे, चेंज मैस आप यहां लिखेंगे। ठीक है, तो चेंज इन मैस ये होता है, मतलब आप कहेंगे 5 - 4 = 1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ा। और फिर आप उसमें से क्या निकालेंगे? आप उसमें से उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तकरीबन जो है, जैसे अगर आप कहें कि चेंज इन मैस 1 है, स्टार्टिंग मैस 5 है, तो इसकी क्या जो है वो कैलकुलेशन बनेगी, गौर कीजिएगा। इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 1/5 × 100। 1/5 बनता है बेटा 0.5, 0.2। ठीक है, 0.2। तो 0.2 × 100, ये जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा 2%। ठीक है, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना चेंज आएगा मैथ में, जब आप जो है वो किसी भी एक पोटैटो स्ट्रिप को रखेंगे किसमें, ए में, यानी हाइपरटोनिसिटी जो है, हाइपरटोनिसिटी। जब आप उसको एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वाटर जो है वो बाहर आएगा, और जब आप हाइपोटोनिक में रखेंगे तो उसका वाटर अंदर आएगा। तो आप बी की भी कैलकुलेशन इसी तरह से कर सकते हैं। ये जो आपने परसेंटेज चेंज बताई बेटा, ये समझ आया आपको? ये सिस्टम और वाटर स्वेल क्यों हुई है पोटैटो स्ट्रिप, और रिड्यूस साइज में क्यों हुई है, समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा। अब इसी तरह का एक और इन्वेस्टिगेशन इसी तरह की ये भी है। ठीक है, ये भी प्लांट सेल्स में है, लेकिन ये वाली जो है ये हम लैब में नहीं कर रहे, बल्कि इसकी ना कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपके पास एक ना वो है, एक फ्लावर है, एलियम ट्यूबेरोसम। ठीक है, अब ये जो ट्यूबेरोसम, मेरा ख्याल है ये पोटैटो की है शायद, लीफ लेस फ्लावर स्टाक, या शायद ये वो है जिसको हम सेलरी कहते हैं, सेलरी। तो ये क्या है, ये एक आपके पास स्टेम है। इस स्टेम को आपने किस तरह कट किया? इस स्टेम को आपने इस तरह कट किया है, प्लस में एक कट ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगाया। ये कट आपने अक्सर देखे होंगे, ये जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, रेडी पे फिरने वाले लोग होते हैं, वो जब बाज़ औक़ात वो कुकम्बर पे या मूली के ऊपर मसाला लगा के देते हैं ना, तो वो उसको भी ऐसे काटते हैं, ऐसे और ऐसे प्लस उसका बना देते हैं, तो उसकी डिफरेंट जो है वो शाखे से निकल आती हैं। तो आपने क्या किया, आपने जो है वो इसको प्लस में एक कट ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगाया। जैसे ही आपने इसके कट लगाए ना 4, ये बेंड हो गई, बेंड हो गई। अब ये बेंड क्यों हुई? पहले इसकी जो ओरिएंटेशन थी वो ऐसे थी, अब ये बेंड हो गई। व्हाई डिड इट बेंड? चेंज क्यों हुई इसकी The ओरिएंटेशन cells चेंज? flaccid हो गए. नो, हुआ क्या? हुआ ये कि अब इस वक्त ये जो डार्क लेयर है ना आपके सामने, ये जो डार्कर लेयर है, ये बेटा बेसिकली ये वाली है। मैं इसके अंदर कलर कर रहा हूँ। ठीक है, ये डार्कर लेयर ये वाली है, और जो लाइटर लेयर है उसमें मैं कलर नहीं करूंगा, पीछे वाली जो लेयर है ये। हुआ असल में ये है कि कॉर्टेक्स के जो सेल थे ना, वो हैं टर्जिड। पहले तो ये स्टेम की चारों तरफ से स्टेम ने इसको काबू में रखा हुआ था, चारों तरफ स्टेम ने काबू में रखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आपने इसको कट किया, तो जो कॉर्टेक्स सेल हैं, कॉर्टेक्स असल में सेकंड लेयर है सेल्स की। जो पहली लेयर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल सेल, जिसको मैंने कलर किया। कॉर्टेक्स सेकंड लेयर है। अब कॉर्टेक्स के सेल की टर्जिडिटी की वजह से ये इतने टर्जिड थे कि ये क्या हो गए, ये स्ट्रेच हो गए। इतने ज्यादा टर्जिड थे कि ये स्ट्रेच हो गए, और ये इनकी जो ओरिएंटेशन है ये ऐसे बन गई। इनकी टर्जिडिटी की वजह से इनके अंदर स्ट्रेच आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब अपने इस तने के ऊपर जो आपने काटा है, इस स्टेम के ऊपर ये जोर डाल रहे हैं, जोर लगा रहे हैं अपने स्टेम के ऊपर। जब ये अपने स्टेम के ऊपर जोर लगाएंगे तो ये पूरा स्टेम बेंड हो जाएगा। उसके आगे हैं एपिडर्मल सेल्स। अब एपिडर्मल सेल्स क्या हैं? इनके अंदर जो है वो ये उतने टर्जिड नहीं है। इनको पीछे कॉर्टेक्स से फोर्स लग रही है, कॉर्टेक्स से इनको फोर्स लग रही है, ये टर्जिड नहीं है। ठीक है,
लेकिन कॉर्टेक्स की फोर्स की वजह से ये बेंड हो गए हैं। लेकिन अब आगे देखिए, ये पूरी बेंड क्यों नहीं हुई? अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये पूरी बेंड क्यों नहीं हुई? ये जो आपने काटा है, अगर इतना ही ज्यादा प्रेशर था तो ये जो स्टेम की शाख काटी है आपने, स्टेम का ये जो एंगल काटा है, इसको तो ऐसे हो जाना चाहिए। तो ये पूरा बेंड क्यों नहीं हुआ बेटा? ये पूरा बेंड सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इसके आगे एक और लेयर मौजूद है क्यूटिकल की। ये वैक्स की लेयर है। ये इसके ऊपर जो यहाँ ये जो लेयर है ना, ये मैं आपको मैक्सिमम करके दिखा देता हूँ। ये जो लेयर है, ये वाली बाहर वाली जो लेयर है, ये क्यूटिकल की लेयर है। क्यूटिकल की लेयर की वजह से ये जो है कर्व, वो अपने एक कर्व एक हद में रहा है, बिल्कुल कर्व नहीं होगी, पूरा जो स्टेम है वो बिल्कुल कर्व नहीं हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है और इसकी एप्लीकेशन मैं अब आपको बताता हूँ। जो एप्लीकेशन आपके, ये अब आपने जरूर देखना है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज में है। मैटर्स की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज में ये डायग्राम आपको मिलेगी, और कीजिएगा। आपने एक स्टेम लिया और आपने उसको कट लगाए 2, और जैसे ही आपने उसको कट लगाए वो सारे के सारे बेंड हो गए। अब हमने उस वक्त क्या कहा था कि बेटा जो बेंडेड पोर्शन होगा वो कौन सा होगा? अभी मैंने आपको क्या है, बेंडेड सेल्स जो होंगे वो एपिडर्मल सेल्स होंगे, और एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगी? क्यूटिकल होगी। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। और जो खाली पोर्शन है, वो पोर्शन के जो जिसकी वजह से बेंडिंग हुई है, जो लाइट पोर्शन है, वो कौन से सेल्स हैं? वो कॉर्टेक्स सेल्स हैं। ये अभी हमने ऊपर सारा एस्टेब्लिश करके आए हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि हमने क्या किया, हमने इन चारों पार्ट्स को, जो हमने कट लगाए थे, इन चारों पार्ट्स को हमने एक खास अंदाज से पानी के सॉल्यूशन में रखा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने इस वाली शाख को पकड़ा, इस वाले जो है फांक कह लें, स्टेम की फांक कह लें, पार्ट कह लें, इस पार्ट को पकड़ा, इसको पेट्रोलियम जेली से कवर किया और वाटर में डाल दिया। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या वजह है, कोई बताएगा? सर पेट्रोलियम जेली के सर अंदर से सर वाटर नहीं पास हो सकता। यस, इसका मतलब है कि आप इसको एक्सट्रीम वाटर पोटेंशियल पे रख भी देंगे ना, अगर एक्सट्रीम वाटर पोटेंशियल पे, ये जो पार्ट आपने तने का काटा है, अगर आप इसको एक्सट्रीम वाटर पोटेंशियल पे भी रख देंगे, तब भी क्या होगा? तब भी ना इसके अंदर वाटर जाएगा और ना इसके अंदर से वाटर आएगा, इसका अपना साइज मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये वाली हो गई, ठीक हो गया। अब आइए इस पे, आपने सेगमेंट कवर्ड इन पेट्रोलियम जेली एंड कंसंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन में आपने इसको डाल दिया। यानी अब ये सॉल्यूशन कौन सा है? ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। आपने हाइपरटोनिक में डाल दिया इसको। जी बेटा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? होना क्या चाहिए था? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में था तो वाटर निकल आना चाहिए था ना। यस सर, सर पर वो कवर्ड, वो पेट्रोलियम जेली में कवर्ड है, इस वजह से बाहर नहीं आएगा। अब आइए अगली बात के ऊपर, अब आप आइए इस वाली पे। आपने बगैर किसी पेट्रोलियम जेली के इसको वाटर में डाल दिया, जिसका फुल पोटेंशियल था, और अब ये इतनी ज्यादा बेंड हो गई है। क्यों बेटा, ये बेंड क्यों हुई? सर क्योंकि सर वो जो कॉर्टेक्स सेल्स हैं सर वो टर्जिड हो गए। कॉर्टेक्स सेल में और ज्यादा पानी आ गया और वो टर्जिड हो गए। गौर करें, लाइटर पोर्शन जो है वो बेंड हुआ हुआ है, और जो अंदर का पोर्शन है वो तो क्यूटिकल वाला है, ठीक है, उसने तो बेंड होना ही होना था। लेकिन जो ज्यादा बेंड आया है वो लाइटर पोर्शन में आया है। इसका मतलब है, अगर आप बी को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आप ये कहेंगे कि द कॉर्टेक्स सेल हैज कॉर्टेक्स सेल्स हैव एब्जॉर्ब्ड मोर वाटर, ज्यादा वाटर ले चुके हैं। तो क्योंकि ये ज्यादा वाटर ले चुके हैं, लिहाजा इसमें मजीद कर्व आ गया। ये कर्व उल्टा क्यों है? आपने ग्लूकोज यानी कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन में रखा, यानी आपने इसको हाइपरटोनिसिटी में रख दिया। तो अब क्या हुआ? सर ये सेल्स, इन सर सर सेल्स के अंदर ग्लूकोज आ गया। सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं आ गया, सेल से वाटर बाहर चला गया। सेल से वाटर बाहर चला गया है, और किन सेल से गया है? कॉर्टेक्स सेल से वाटर बाहर चला गया है। और जब बेटा कॉर्टेक्स सेल से वाटर बाहर जाएगा ना, तो कॉर्टेक्स सेल्स फ्लेक्सिड हो जाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे जो कॉर्टेक्स के सेल हैं वो टर्जिड हो रहे हैं और ज्यादा, लेकिन यहां कॉर्टेक्स सेल क्या हो रहे हैं? फ्लेक्सिड हो रहे हैं। इनकी फ्लेक्सिडिटी की वजह से
इसका बेंड बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी सारे कॉर्टेक्स सेल फ्लेक्सिड हो जाएंगे और बजाय डार्कर पोर्शन अंदर होने के लाइटर पोर्शन अंदर हो जाएगा, क्योंकि अब जो फ्लेक्सिड साइड है वो अंदर आनी है। ये ज़हन में रखें आप, फ्लेक्सिड साइड अंदर आनी है। अगर फ्लेक्सिड साइड अंदर आनी है तो इसका मतलब यही है वाज़े तौर पर कि अगर इसमें फ्लेक्सिड साइड अंदर आई है तो यहां पर भी फ्लेक्सिड साइड अंदर आएगी, और अगर फ्लेक्सिड साइड अंदर आई है इसका मतलब है कॉर्टेक्स सेल ने वाटर लूज किया। सर एक सवाल। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर सर जब ये सर वाटर सॉल्यूशन में सर डिप होता है सर बी में, तो सर सर वो जो बायर एपिडर्मल सेल्स है क्या वो भी नहीं टर्जिड होते? वो टर्जिड, उनकी टर्जिडिटी जो है ना वो लेट होगी। वो होंगे ज़रूर, मतलब ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वो होंगे ज़रूर, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्व कब कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं थोड़ी ही देर बाद तो पहले कॉर्टेक्स सेल हो चुके होंगे टर्जिड, बाद में कहीं जाके एपिडर्मल सेल्स हो सकेंगे, पहले कॉर्टेक्स सेल होंगे। तो पहले कॉर्टेक्स सेल होने की वजह से अगर आप फौरन उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या हुई होगी, वो बेंड हुई होगी, बी वाली बेंड हुई होगी। बिल्कुल इसी तरह डी में भी अगर कॉर्टेक्स सेल फ्लेक्सिड हो रहे हैं तो एपिडर्मल सेल्स को भी फ्लेक्सिड होना चाहिए, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन टाइम डिपेंड करता है। अगर आप फौरी तौर पर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो आपको इसी तरह बेंड मिलेगी। जी बेटा, ये एक्सपेरिमेंट समझ आया? यस सर। हाँ जी हमजा, ताहिम, जी सर। यस सर। ये क्लियर है बेटा? ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? यस। जी जी सर। अच्छा, वर्कशीट डाउनलोड की बेटा आप लोगों ने? यस सर, Yes, देखी sir. थी, वो 10 पेजेस की थी। जी बेटा, 10 पेजेस की है, और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करें, ठीक है। वो पूरी हमारे इसी चैप्टर की है, और एलियम टेबुलोज, हाँ जी ये उसी का है। पोटैटो को जब आप ज़मीन में बोते हैं ना तो उसके बाद ये निकलता है। सो अब आप जो है वो ये कर सकते हैं। ओके, हमारा लेक्चर कब तक है? सर 10 ओ 10। क्लॉक, 10 ओ क्लॉक तक। यस सर। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो एक चीज़ और भी मैं आपसे डिस्कस करने लगा था। हाँ, यहाँ तक तो ये तो हो गया। उसके बाद अब फिर हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर हमारा अब ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। इस चैप्टर में बहुत सी टेक्निकलिटीज़ थी बेटा, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और ये जो पॉइंट्स हैं इनके हवाले से अब आपने जो है वो ये जहन में रखना है कि ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक गुजरा है, इट इज़ हेल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें होता ये है कि ये वो टॉपिक हैं जो अगर आपको नहीं आते ना तो फिर क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है पेपर में ना। दरमियान में इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन अगर आपसे मिस हो जाए ना तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो ये ना करिएगा, ठीक है। आपने जो है ना वो करना ये है कि बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। मैंने इस चैप्टर के ऊपर ज़रा जो है वो